हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर दृष्टि शाह और आज हम प्राइस के पार्ट 3 में आए हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमने प्राइस के कुछ मीनिंग, उसके फीचर्स और प्राइस के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से हमने दो टाइप्स कवर कर लिए थे, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक इवन प्राइसिंग के थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट के दो रिमेनिंग हमारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बच गई हैं वो देखेंगे, विच इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रेक इवन प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ब्रेक इवन प्राइसिंग के फॉर्मूला से ना कुछ क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं एग्जाम में, जो कि मैंने आगे डाले भी हैं पीवाईक्यू में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन प्राइस का मतलब क्या होता है। ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन हो। ठीक है, जहां पे नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन हो उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन प्राइसिंग। नो लॉस नो प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल यूनिट। अगर समझ नहीं आ रहा तो एक अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन प्राइसिंग। ठीक है, ब्रेक इवन प्राइसिंग का फॉर्मूला हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो आपकी गिवन होती है सिचुएशन में, या नहीं होती तो आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगी, वैल्यूज गिवन होगी। ब्रेक इवन, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ब्रेक इवन प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है? सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन अ प्रोडक्शन यूनिट आर ₹54,000। अब आप ना ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में अच्छे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले आप गिवन लिख लो कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आंसर में कैसे लिखोगे? जैसे आपने आंसर लिखा है यहाँ पे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन या गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज। ठीक है, गिवन वैल्यूज। उसके बाद आपको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है आपको? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 54,000, है ना? देखो, if fixed expenses in a production unit are ₹54,000, variable cost are unit is ₹15। तो हमें पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ₹15 है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹20। तो हम लिखेंगे इसमें कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 54,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और सेलिंग कॉस्ट कितनी है? सेलिंग कॉस्ट हमारे पास 20 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में पूछा है? फाइंड आउट बीईपी क्वांटिटी, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ब्रेक इवन आउटपुट इज ब्रॉट डाउन टू 6,000। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये एक पार्ट है इसका, और ये जो है ये दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले आप पार्ट ए को सॉल्व करोगे कि इसमें आपको वैल्यूज गिवन है और पूछा है बीईपी क्वांटिटी कितनी होगी, यानी ब्रेक इवन प्राइस क्वांटिटी कितनी होगी। उसके बाद आपने, अगर आप बीईपी क्वांटिटी निकाल लेते हो, फिर पूछा है कि अगर जो बीईपी क्वांटिटी है जो आपने निकाली है वो 6,000 यूनिट्स चली गई, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो हमें ये वैल्यूज गिवन है और हमें बीईपी निकालना है। ठीक है, हमें बीईपी निकालना। अब आप बीईपी का फॉर्मूला लिखोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 54,000।
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आया 54,000 अपॉन 5। ठीक है, ये काट दोगे इससे, कितना आएगा 10800। ठीक है, इतना ही आएगा 10800। अब आप इसको यूनिट्स, इसको ऐसे नहीं छोड़ दोगे, तो हमारी बीईपी क्वांटिटी कितनी आ गई 10800 यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स वर्ड जरूर मेंशन करोगे और आप इसको ऐसे बॉक्स में रख दो कि हमारी बीईपी क्वांटिटी निकल गई। तो पहला जो पार्ट था हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, जो कि पूछा है कि अगर जो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर जो क्वांटिटी है ब्रेक इवन प्राइस की, वो अगर गिर गई 6000 यूनिट की, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अब आपने एक पार्ट क्वेश्चन का निकाल लिया। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। अब आप दूसरे पार्ट पे फोकस करोगे, यानी अब सारी वैल्यूज सेम है, बस बीईपी क्वांटिटी क्या है, बीईपी क्वांटिटी है 6000 यूनिट्स। ठीक है, बीईपी क्वांटिटी 6000 यूनिट्स है। टीएफसी जो है हमारा, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो है 54,000 यूनिट्स, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 15, और हमें निकालनी क्या है, सेलिंग कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो बीईपी इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी इसको आप खोलो मत, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट अभी मत करो। बीईपी अभी हमें कितना पता है 6000 यूनिट्स, इक्वल्स टू टीएफसी कितना पता है 54,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा और ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 9, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 9। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आ गया 9। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको निकालना क्या है, सेलिंग कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कितनी है 15 इक्वल्स टू 9। ये माइनस हो रहा है इधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 15 कितना हो गया 24। ठीक है, 24 हो गया। तो सेलिंग कॉस्ट भी हमारी कितनी आ गई 24 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये आपका पार्ट ए था, ये पार्ट ए था क्वेश्चन का, और ये पार्ट बी है क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन को। बीईपी के क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। अब है ये कुछ पीवाईक्यूज आपके 2025 और 2024 के जो बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है आना। ठीक है, आप आंसर में कुछ भी लिखो, आप आंसर में भले ही 2 या 3 नंबर मिलने के, या जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस होते हैं। बट एमसीक्यू में क्या होता है, अगर ये सही है तो सही है, बट अगर ये गलत है तो पूरा 1 नंबर चला जाता है। तो 20 नंबर के आते हैं ना एमसीक्यू, तो उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू में कभी भी वो नहीं, एमसीक्यू में कभी भी फेल नहीं होना आपको। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ये आप खुद सॉल्व करोगे, मैं बता देती हूँ। इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन अ प्रोडक्शन यूनिट आर 5,40,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 150 एंड द सेलिंग प्राइस इज 200, फाइंड द बीईपी क्वांटिटी। सेम क्या पूछा है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको मेंशन है कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको मेंशन है कितनी है 5,40,000, और वेरिएबल कॉस्ट आपको मेंशन है कितनी है 150 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपको मेंशन है कितना है 200। बीईपी निकालनी है, आप फॉर्मूला लगाओगे टीएफसी इक्वल्स टू
सॉरी TFC अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। TFC 5,40,000 को ऊपर रखोगे अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल क्वांटिटी। इसको आपको आगे सॉल्व करके आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये इतना आपको बता दिया, ये आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ये मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि आपको नाम याद रखना मार्केटर के बहुत जरूरी है कि किस मार्केटर ने कौन सी डेफिनेशन दी है। तो किसके अकॉर्डिंग प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो कौन है, कॉटलर, फिलिप कॉटलर, ठीक है। फिलिप कॉटलर ने बोला था कि प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस के लिए चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, which of these is not an internal factor related to price। इंटरनल फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़े थे, इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फर्म की ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है, जो कि फर्म अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोल में है, ठीक है, फर्म की कॉस्ट कंट्रोल में है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कंट्रोल में है, पर क्या डिमांड फर्म की कंट्रोल में है, नहीं। तो इसने ये हमेशा याद रखना, नॉट, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो नॉट को ऐसे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर। नॉट को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, कि नॉट पूछा है। तो कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर नहीं है, तो वो है डिमांड। डिमांड इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर, डिमांड इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। फिर है डैश प्राइसिंग यूजेस बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू। तो कौन सी प्राइसिंग बायर की परसेप्शन यूज करती है, तो डिफरेंशियल तो नहीं है, ठीक है। क्यों, बिकॉज डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होती है, जो कस्टमर को डिफरेंशिएट करे कि सुबह के टाइम पे कुछ और चार्जेस, इस कस्टमर से कुछ और चार्जेस, ठीक है। तो डिफरेंशियल नहीं है कि बायर की परसेप्शन यूज करे, डिमांड नहीं है। डिमांड ओरिएंटेड कौन सी होती है, जो कि मोस्टली डिमांड ओरिएंटेड होती है, यानी कि जो कि डिमांड पर ही फोकस करती है कि कस्टमर की अगर डिमांड हाई है तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे एंड वाइसा वर्सा। तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। बच्चे कौन से, परसीव्ड वैल्यू, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। देखो परसीव्ड वैल्यू क्या होता है, जो कि बायर का परसेप्शन यूज करती है, ठीक है। और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो कि कंज्यूमर की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि कंज्यूमर कितना उस प्रोडक्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में, तो कंज्यूमर की वैल्यू यानी कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू दे रहा है उस हिसाब से वो पे करेगा। अगर लग्जूरियस गुड्स है, ठीक है, कोई बहुत ही महंगा आइटम है, तो कंज्यूमर उसको कितनी वैल्यू दे रहा है तो वो कंज्यूमर उस हिसाब से पे करेगा, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की कंज्यूमर कितनी वैल्यू दे, ठीक है। तो बहुत से मोस्टली बच्चों ने, इवन मैंने भी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग टेक किया था उस टाइम पे, बट आंसर इज परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये परसीव्ड वैल्यू जो होती है ये बायर का परसेप्शन देखती है कि कंज्यूमर किस हिसाब से चल रहा है, और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ये कंज्यूमर देखता है कि कंज्यूमर किस हिसाब से उस वैल्यू को देख रहा है, यानी कंज्यूमर कितनी वैल्यू देता है, और परसेप्शन इज कंज्यूमर इस बारे में क्या सोचता है, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बहुत ब्रॉड टर्म में हो जाएगी और परसीव्ड वैल्यू बहुत नैरो टर्म में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, dash type of pricing is most common and is desirable when sales volume of the product is very sensitive to price। यानी कौन सी टाइप ऑफ प्राइसिंग सबसे कॉमन होती है और सबसे डिजायरेबल होती है, जब सेल वॉल्यूम जो होता है प्रोडक्ट का, ठीक है, जब प्रोडक्ट की जो सेल वॉल्यूम होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है प्राइस से, ठीक है। स्किमिंग प्राइसिंग क्या होती है, स्किमिंग प्राइसिंग जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो बहुत हाई प्राइस पे, ठीक है, ताकि सारी कॉस्ट कवर हो जाए आपकी और फिर बाद में आप उसके जो प्राइसेस है वो गिरा दोगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट को न्यू न्यू लॉन्च करते हो तो लो प्राइस पे सेट करते हो उसको, ठीक है, ताकि मार्केट में आपको पेनिट्रेट कराना है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो लो प्राइस पे रखते हो स्टार्टिंग में और बाद में बढ़ा देते हो। फिर है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग जो कि कंज्यूमर पे बेसिकली डिपेंड होती है कि कंज्यूमर की अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी हाई कर देंगे हम। मार्कअप प्राइसिंग कौन सी होती है, मार्कअप प्राइसिंग वो होती है जिसमें सेल पे डिपेंड होती है, ठीक है, कि अगर जितनी ज्यादा अगर उस प्रोडक्ट जितना ज्यादा बिक रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है, मार्कअप एक परसेंटेज डालना, ठीक है, बताया था ना, एक परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें रिटर्न मिलेगा। तो ऐसी कौन सी टाइप ऑफ प्राइसिंग है जो सबसे कॉमन होती है एंड इज डिजायरेबल टू सेल्स वॉल्यूम, जो कि
प्रोडक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, सेल बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा। यानी प्रोडक्ट की वॉल्यूम और प्राइस से सेंसिटिव है, ठीक है, यानी बहुत प्राइस वॉर चलती है। तो कौन सा होगा वो, मार्कअप प्राइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डैश द सेलर चार्जेस द सेम प्राइस टू सिमिलर टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कि कौन सी प्राइसिंग में जो सेलर है वो सेम प्राइस चार्ज करता है अलग अलग टाइप के कस्टमर से हु परचेजेस सिमिलर क्वांटिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये वाला टॉपिक आगे आएगा। तो अभी के लिए आप इस दोनों क्वेश्चन को स्किप कर दो, आगे मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हमने कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो लास्ट के 2 प्राइसिंग पढ़ेंगे हम, इसके लास्ट में हम वीडियो के रिकैप करेंगे जो जो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग से के नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसी प्राइस जो सेट करी जाती है बाकी मार्केट में प्राइस देख के, यानी दूसरी ब्रांड्स को देख के जब आप अपना प्राइस सेट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला और जो पेप्सी होती है, ठीक है, कोका कोला भी सेम जो 200 ml की बॉटल होता है वो सेम 20 रुपए की देता है, और पेप्सी भी सेम 20 रुपए की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप मार्केट में प्राइस देख रहे हो कि कंपटीशन क्या है हमारा, ठीक है। हमेशा कंपटीशन पता होना चाहिए आपको कि कौन आपके टक्कर में है, रियल लाइफ में भी और वैसे भी, रियल लाइफ में भी और वैसे भी आपको कंपटीशन देखना है कि मार्केट में और आपकी लाइफ में क्या कंपटीशन चल रहा है, उस हिसाब से तो आप अपने आप को तैयार करोगे ना। तो जब मार्केटर जो होता है, मार्केटर के नजरिए से देखो तो क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है, किस प्राइस पे ये चीज बेची जा रही है, उस प्राइस पे आप वही चीज बेचोगे या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बेचोगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं करोगे कि अगर कोई चीज 60 रुपीज की बिक रही है, ठीक है, कोई चीज अगर 60 रुपीज की बिक रही है और बहुत लोग खरीद रहे हैं उस चीज को, और आपने देखा कि ये कंपटीशन में ये रेट चल रहा है, और आप एकदम ही उससे ज्यादा हाई क्वालिटी 80 रुपीज में बेच दो, तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सिर्फ 60 वाले पे भागे हैं, भले ही आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। इसलिए मार्केट में कंपटीशन का पता होना बहुत जरूरी है। अगर 60 रुपीज में बिक रहा है कोई सामान, तो आप वो सेम प्रोडक्ट 59 में बेच दो या 50 में बेच दूं, नहीं 10 रुपए का लॉस होगा, बट आपका जो सेल होगी वो बल्क में होगी, है ना। तो वही लिखा है इसमें कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग मेथड। ये वो प्राइसिंग मेथड होता है जिसमें फर्म जो है वो प्राइस सेट करती है बाय ऑब्जर्विंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस, ठीक है। कंपटीशन क्या है मार्केट में, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते देखते हुए आप प्राइस सेट करते हो अपना, नॉट बाय कैलकुलेटिंग इट्स कॉस्ट। आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते। जैसे डिमांड और उसमें क्या था डिफरेंस, बताती हूँ आपको। डिमांड और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या था, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेनली किस पे डिपेंड थी, कस्टमर की डिमांड पे, ठीक है। और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेनली किस पे डिपेंड थी कि जो मार्केटर के खर्चे हैं वो निमट जाए, ठीक है, मार्केटर के जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए, प्लस उसको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए। बट जो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है वो किस पे डिपेंड है, जो मार्केटर है, जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो ये नहीं देखेगा कि मेरे खर्चे निकल रहे हैं या कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, वो ये देखेगा मार्केट में कितने प्राइस पे बिक रहा है, ठीक है। मार्केट में 60 पे बिक रहा है या 70 पे बिक रहा है, उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा ताकि मैं पूरा लॉस में ना चला जाऊं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। कब यूज किया जाता है, जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है, जैसे क्लोथ्स हो गए, हर तरीके के कपड़े जो हैं या हर टाइप के कपड़े, आप सेम डिजाइन नहीं कह सकते, बट उसी टाइप के कपड़े मिलते हैं आपको हर जगह, तो कंज्यूमर हर जगह रेट पता करता है, कंज्यूमर को पता होता है ये कपड़े का या ये प्रोडक्ट का कितना रेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट होमोजीनियस है, हर जगह मिल रहा है। आप उसको 70 में नहीं दोगे, वो कहीं और जाके 60 में ले लेगा सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। बोलते हैं ना कि कहीं भी आप रेट पता कर लो, इससे कम में नहीं मिलेगा, तो मार्केट में रेट उन्हें पता होता है कि कितना है, कंपटीशन का रेट पता होता है उन्हें। कस्टमर नो मार्केट प्राइसेस, ठीक है, कंज्यूमर को पता होता है किस रेट पे क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। देयर आर मेनी सेलर्स, बहुत सेलर्स होते हैं, ठीक है। सेलर हैज वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर प्राइस, सेलर के पास बहुत कम कंट्रोल होता है प्राइस का। फॉर एग्जाम्पल दिया वही कोका कोला और पेप्सी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। आप कोई भी क्लोथ का एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है गोइंग। अब इसके जैसे हमने डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में पढ़े थे ना, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, है ना, वैसे ही कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में भी तीन तरीके की टाइप्स होते हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग, सील्ड बिड प्राइसिंग और डिफरेंशियल या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। ठीक है, तो गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है? गोइंग रेट प्राइसिंग यानी कि अगर जो फर्म है वो चार्ज कर रही है सेम पैसा चार्ज कर रही है जो आपका कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जो मिल्क है, मोस्टली जो दूध या जो भी दूध बेचते हैं, ठीक है, मिल्क सेलर्स जो होते हैं, वो 1 किलो 60 रुपीज का बेचते हैं। ठीक है, अगर कोई न्यू मिल्क सेलर आएगा तो वो भी उसी पैसे पे बेचेगा ना, 60 रुपीज पे। वो ये थोड़ी देखेगा कि मैं 80 रुपए का बेचूंगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे कम दाम पे मिल रहा है। तो इसीलिए गोइंग रेट प्राइसिंग होता है जब जो जैसा चल रहा है वैसा चले। ठीक है, गोइंग रेट यानी गो विद द फ्लो। ठीक है, कि जो भी प्राइस ट्रेंड चल रहा है आपका मार्केट में, आप उसी हिसाब से अपने प्राइस को सेट करो। ठीक है, अगर मार्केट में 60 रुपीज की कोई चीज बिक रही है तो आप भी उसी प्राइस पे बेचो, या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, पर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नो डिटेल्ड कैलकुलेशन, सिंपली फॉलो द प्राइस ट्रेंड। जो प्राइस ट्रेंड चल रहा है, एक होता है प्राइस लीडर होता है। ठीक है, लीडर प्राइसिंग भी हम अभी पढ़ेंगे वैल्यू बेस्ड में। तो प्राइस लीडर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, वो बेच रहा है 40 रुपीज में। ठीक है, अब उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस प्राइस से जो नीचे है, बाकी जितने भी बेच रहे थे वो 80 में बेच रहे थे, 70 में, 90 में बेच रहे थे, पर एक इंसान वही सेम प्रोडक्ट आया और बेच रहा है 40 रुपीज में, सारे कस्टमर पे आ गए। अब इन सबका लीडर कौन बन गया? ये बन गया। ठीक है, सबका लीडर कौन बन गया? ये बन गया, जो कि 40 रुपीज में प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से लोग जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सेट करेंगे प्राइस। अब जो बाकी के लोग होंगे, मार्केटर होंगे, वो 30 में बेचेंगे, 20 में बेचेंगे। ठीक है, क्यों? ताकि इसको टक्कर दे सके। तो ये कौन बन गया मार्केट में? ये प्राइस लीडर बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस लीडर। तो गोइंग रेट प्राइसिंग समझ आ गया होगा कि कंपटीशन प्राइस वॉर ना हो। ठीक है, और कंपटीशन जो हो वो स्टेबल हो। ठीक है, जो भी मार्केट में प्राइस सेट किया है उसी प्राइस पे आप बेचो। ठीक है, या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करो। फिर होता है सील्ड बिड प्राइसिंग। बिड का मतलब पता ही होगा, ऑक्शन या बोली लगाना। ठीक है, ये मोस्टली ये देखी जाती है, ये प्राइसिंग टेंडर्स या कॉन्ट्रैक्ट में जो होते हैं ना, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है उस हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई आप फॉर एग्जांपल इसमें लिखा होगा कि कंपनी कोट प्राइसेस सीक्रेटली एंड द लोएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर यूजुअली विंस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज है वो 50 करोड़ में है, ठीक है, अब इस पे बोली लगने लग जाती है, या कोई भी चीज है उस पर बोली लगने लग जाती है, तो सबसे ज्यादा जो होगी, ठीक है, वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा वाली एक्सेप्ट होगी मार्केट में, और जो सबसे कम वाली होगी वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ज्यादा वाली लग गई है ऑलरेडी। तो यही सील्ड बिड प्राइसिंग का मतलब यही होता है। ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, लार्ज सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इसी में होती है। ठीक है, तो ये होती है सील्ड बिड प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होगा? सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है बट प्राइसेस अलग अलग है। फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट हो गया, सेम सर्विस हो गई, ठीक है, सेम है वो, बट आप उसको डिफरेंट प्राइसेस पे, किसी को 60 में बेच रहे हो, किसी को 70 में बेच रहे हो, या किसी को इवन 150 में बेच रहे हो। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट है या सेम सर्विस है, बट आप उसको अलग अलग रेट पे बेच रहे हो, अलग अलग लोगों को बेच रहे हो, अलग अलग टाइम या लोकेशन पे बेच रहे हो। ठीक है, तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? सबसे पहला होता है कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, यानी कि कस्टमर कैसा है। जैसे रेलवे में कंसेशन मिलती है, स्टूडेंट कंसेशन मिलती है कि जो स्टूडेंट है वो कम पे करें। ठीक है, तो पहला जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर के बेसिस पे होता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट फॉर्म, यानी सेम साबुन है, ठीक है, सेम साबुन की ब्रांड है बट वो अलग अलग तरीके से बिकती है। जैसे नॉर्मल पैक जो आता है वो 10 रुपए का आ गया, ठीक है, अब उसी ब्रांड का आप अगर बॉडी लोशन लोगे तो वो थोड़ा महंगा आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रांड चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की फॉर्म ही चेंज हो रही है। आप जो नॉर्मल साबुन है वो आप 10 रुपए का खरीद रहे हो, लक्स का या किसी भी चीज का, लक्स का ले लो, तो आप 10 रुपए का खरीद रहे हो,
बट अगर वही लक्स ब्रांड जो है वो बॉडी लोशन दे रही है आपको, बॉडी लोशन में दे रही है वही सेम साबुन, ठीक है, तो वो महंगा आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का जो फॉर्म है, प्रोडक्ट का जो टाइप है वही बदल गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्म पे भी हो सकती है। तीसरा लोकेशन के बेसिस पे हो सकती है। जैसे सिनेमा हॉल में जाओगे तो फ्रंट की सीट्स आपको थोड़ी कम पैसों पे मिलेगी, बट आपको अगर पीछे की सीट चाहिए तो थोड़े उससे प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब बैठने के लिए होते हैं पीछे, तो इसीलिए। फिर है टाइम बेस्ड प्राइसिंग, यानी जब आप ओला उबर के चार्जेस देखोगे, नॉर्मल डे टाइम पे थोड़े कम होते हैं, ठीक है, डे टाइम पे थोड़े नॉर्मल रेट होते हैं, नाइट में, रात में देखो तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। होटेल्स का देखो, ठीक है, ऑफ सीजन में थोड़े कम प्राइस पे लो रूम रेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी कमरे वमरे बुक होते हैं ऑफ सीजन में, होटल जो हो गया वो कम प्राइस पे होता है। बट अगर टूरिस्ट सीजन में देखो कि जब घूमने वाला टाइम आएगा, ठंड आएगी या कुछ होएगा, तो हाई रेट्स हो जाते हैं, ठीक है, पैकेज बनने लग जाते हैं। फिर है इमेज बेस्ड प्राइसिंग। इमेज बेस्ड प्राइसिंग यानी कि जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम की आप नॉर्मल, आप कोई भी वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम ले लो या जो भी ले लो, नॉर्मल जो परफ्यूम होते हैं वो कम पैसों में आ जाते हैं। बट अगर आप वही डिजाइनर परफ्यूम लो, ठीक है, आप थोड़ा महंगा वाले परफ्यूम लो, तो वो और ज्यादा रेट पे आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमेज ऐसी है इस प्रोडक्ट की। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किन किन बेसिस पे होता है? सबसे पहला कस्टमर के बेसिस पे, ठीक है, यानी सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कस्टमर के बेसिस पे होता है। दूसरा प्रोडक्ट के फॉर्म पे होता है। तीसरा लोकेशन पे होता है। और चौथा टाइम बेस्ड एंड देन इमेज बेस्ड पे होता है, ठीक है। फिर है, अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यानी कि यहाँ पे जो प्राइस सेट होता है वो कंज्यूमर की वैल्यू की उस पे होता है। मैंने बताया था ना, कंज्यूमर देखता है कि मैं इस प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट एसेंशियल्स लोशन होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट एसेंशियल लोशन होते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा कॉस्ट होती है, 1800 प्लस के होते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ये मानता है कि ये बहुत लग्जूरियस प्रोडक्ट है, इसलिए वो ज्यादा पैसे देने को अग्री हो जाता है, ठीक है। टाइटन की वॉचेस होती है, थोड़ी ज्यादा लग्जूरियस होती है, इसलिए वो ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। जो फैब इंडिया के कुर्ते होते हैं, ठीक है, वो वो ज्यादा पैसे देने के लिए हो जाते हैं कंज्यूमर रेडी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी इमेज है, इस प्रोडक्ट की इतनी ब्रांड है, मार्केट में रेप्यूटेड ब्रांड है, और कंज्यूमर इसमें से वैल्यू देखता है, ठीक है। इसीलिए इसमें कुछ प्राइस, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्लियर हो गया होगा, जिसमें इसमें बोला जाता है वी चार्ज हाई बिकॉज कंज्यूमर थिंक इट इज वर्थ इट। हम इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि कंज्यूमर को भी पता है कि इतना पैसा देने लायक की प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला टाइप होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसका भी टाइप होता है, यानी वही जो प्राइस जो है वो क्लोज सेट किए जाते हैं टू कॉम्पिटिटर्स, ताकि कंपटीशन सरवाइव हो मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला वही बॉटल 20 रुपए की बेच रहा है और पेप्सी भी सेम 20 रुपए, यानी प्राइस थोड़ा जो है वो क्लोज सेट किया जाता है ताकि कंपटीशन सरवाइव हो जाए मार्केट में। अगर कोई 20 कर रहा है और कोई बिल्कुल 40 कर रहा है, तो इसका तो पूरा मार्केट में गिर जाएगा, ये इसका तो पूरा लॉस हो जाएगा, इसीलिए। फिर होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करवाते हो, ठीक है, यानी कि आप न्यू जो लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट वो कम दाम पे लॉन्च कर रहे हो ताकि कंज्यूमर ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करते हो, ठीक है। और बाद में जाके आप क्या कर लोगे? उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे कर लोगे। पहले लो प्राइस पे, फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है निरमा डिटर्जेंट जो है, ठीक है, वो बहुत ही लो प्राइस पे आया था, ठीक है, एज कम्पेयर टू सर्फ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादा सेल्स जो थी वो ज्यादा चलती थी, ठीक है। रिलायंस जियो का मैंने एग्जांपल दिया था। तो प्राइस, पेनिट्रेशन और स्किमिंग में क्या डिफरेंस होता है पहले भी बताया मैंने। पेनिट्रेशन और स्किमिंग में ये जो प्राइसिंग होती है, ये लो प्राइस पे सबसे पहले प्रोडक्ट को लाया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे सेट किया जाता है। स्किमिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लाया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को लो प्राइस पे सेट कर दिया जाता है। जैसे एप्पल के आईफोन होते हैं वो हाई प्राइस पे आते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद उनका रेट गिरता जाता है जैसे जैसे न्यू मॉडल्स की अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे रेट गिरता जाता है कि इतना रेट गिर गया, उतना मतलब कि डिस्काउंट में या सेल जो भी चलती है या कुछ भी आप सामान देख लो,
तो सबसे पहले हाई प्राइस पे क्यों देते हैं, ताकि इनकी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है वन प्राइस वर्सेस वेरिएबल प्राइस पॉलिसी। देखो ये भी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का पार्ट होती है। वन प्राइस पॉलिसी क्या होती है कि जब सब कंज्यूमर सेम प्राइस पे करते हैं सेम कंडीशंस में, ठीक है। जैसे कि आप सुपरमार्केट में जा रहे हो, ब्रेड जो है अगर वो 30 रुपए की है तो ऐसा नहीं होएगा कि दूसरे कंज्यूमर के लिए वो 10 रुपए की। सेम प्राइस है, वो जो सुपरमार्केट जो भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, ठीक है, अगर एक चीज 30 रुपए की दी हुई है तो सारे कंज्यूमर उसी को 30 रुपए में ही पे करेंगे ना। तो ऐसा वन प्राइस पॉलिसी होता है, नाम से पता चल रहा है कि एक प्राइस है, एक प्राइस फिक्स्ड है सब कंज्यूमर के लिए, ठीक है, सब कंज्यूमर के लिए एक प्राइस फिक्स है। वेरिएबल प्राइस पॉलिसी क्या होती है, वेरिएबल यानी वेरी, अलग अलग, ठीक है। तो डिफरेंट कंज्यूमर जो होते हैं वो अलग अलग प्राइस पे करते हैं। जैसे कि आप कोई सैलून सर्विस लोगे, ठीक है, आप कुछ भी जैसे सैलून सर्विस लोगे तो उसमें अगर आपके पुराने कस्टमर्स होंगे तो आप उनको कुछ हद तक डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है। अगर कोई वो सर्विस 1000 की करवा रहे हैं तो आप 900 या 800 तक का डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है। क्यों 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 क्योंकि वो आपके पुराने कस्टमर है, और एज कम्पेयर टू न्यू कस्टमर्स आप उनसे वही फिक्स प्राइस चार्ज करोगे, ठीक है। तो ये होती है वेरिएबल प्राइस पॉलिसी, यानी कि डिफरेंट कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। इसमें कार डीलर्स का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है स्किमिंग प्राइस, जो मैं बता चुकी हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप हाई प्राइस पे सेट कर रहे हो, व्हाई, टू रिकवर द कॉस्ट क्विकली, ठीक है। फिर है डुअल या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, वही सेम बात कि डिफरेंट प्राइस आप डिफरेंट प्राइसेस में आप बेच रहे हो किसी प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर। देखो आपको इसमें ना प्राइसिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, नाम पता होना चाहिए आपको। कोई भी सिचुएशन आ गई और बताओ कि कौन सी टाइप ऑफ प्राइसिंग है, तो आपको पता, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ये आप में होनी चाहिए, ठीक है, इतना आपको रिविजन होनी चाहिए। तो डुअल या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कुछ भी आ गया, नाम से पता चल रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग यानी कि जो प्राइस है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्राइस का ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर इमेज, ठीक है, और अलग अलग कस्टमर लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट टाइम पे अलग चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। फिर है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग यानी कि आप हाई प्राइस पे कर रहे हो लग्जरी गुड्स के लिए, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आप हाई प्राइस सेट कर रहे हो। जैसे वैन ह्यूसन की जो शर्ट्स होती हैं वो ज्यादा कॉस्ट की होती हैं, ये एक ब्रांड होती है, ठीक है। तो वैन ह्यूजन की जो शर्ट्स होती है वो ज्यादा कॉस्टली होती है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर देखता है कि वो थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी की है, ठीक है। तो इसीलिए वो कंज्यूमर हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, लग्जूरियस है। फिर लीडर प्राइसिंग, लॉस लीडर कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, ठीक है। कंपनी जो होती है वो कुछ प्रोडक्ट जो होती है वो लो प्राइस पे सेट बेच देती है, ठीक है, क्यों, ताकि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बेस बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि सुपरमार्केट में जैसे शुगर बेच रहे हो आप 30 रुपए की, ठीक है, पर किलो, बहुत लो प्रॉफिट होएगा इसमें तो कंज्यूमर का, है ना। अब कंज्यूमर जो आएंगे वो सिर्फ चीप शुगर के लिए आएंगे कि वाओ यहाँ पे तो सेल चल रही है, चलो चलते हैं, तो कंज्यूमर इसके पीछे आएंगे, 30 किलो की 30 रुपए की जो शुगर होगी इसके पीछे आएंगे। बट जो बाकी के प्रोडक्ट्स वो देखेंगे मार्केट में, सुपर मार्केट में सजे हुए हैं मार्केट बाकी के प्रोडक्ट, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि यार हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो सिर्फ ये थोड़ी लेके जाएंगे, बाकी चीजें भी ले लेते हैं नॉर्मल प्राइस पे जो कि सेट किया जाता है, तो उनको भी वो ले लेते हैं। तो ये होता है लॉस लीडर या फिर लीडर प्राइसिंग, ठीक है, जिसमें एक जो लीडर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने भी 50-60 में कोई भी बेच रहा है और ये वही सेम प्रोडक्ट 40 में बेचेगा या 30 में बेचेगा ना अगर, तो ये लीडर बन जाएगा। फिर सब इसके आसपास होंगे कि इसको टक्कर देने के लिए सब इससे भी कम प्राइस पे बेचना चालू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हो जाएगी, फिर होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो मैंने पहले भी नाम से पढ़ो, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यानी कि कोई अगर चीज 100 रुपीज की है तो आप उसे 100 की ना लिख के 99 की लिख रही हो, ठीक है। तो ये और कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अरे ये तो सस्ती है, भले ही डिफरेंस 1 रुपए का क्यों ना, ठीक है। कोई चीज 1000 की है तो 1000 ना लिख के 999, ओनली इन 999, ठीक है। तो क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसको कहते हैं कि कंज्यूमर को चीप फील होता है कि मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा चीप है।
फिर होता है प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग क्या होता है? लाइन से किसी उसको सजाना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। बोलते नहीं आपका बजट कितना है उस हिसाब से। गुड, जो आपका अगर बजट फ्रेंडली है, मतलब अगर आपका बजट कम है तो आपको गुड मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट्स दिखा देंगे जो कि 90 रुपीज या 80 रुपीज तक के हैं। पर अगर आपका बजट थोड़ा मीडियम है तो आपको उससे ज्यादा बजट पे दिखा देंगे। अगर आपका बहुत हाई बजट है तो आपको उससे हाई वाले बजट के प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो ये होता है प्राइस लाइनिंग। अब प्राइस कंज्यूमर जो है वो चूज करता है अकॉर्डिंग टू बजट, ठीक है। फिर है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी होता नहीं है कोई भी जो बॉस होता है कोई भी मार्केट में, मान लो जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं, उनको बोल देता है, स्ट्रिक्टली उनको बोल देता है कि इतने प्राइस, 10,000 से कम के प्राइस पे आपको नहीं बेचना है, ठीक है। 10,000 से कम के प्राइस पे आपको नहीं बेचना है कोई भी, जो भी मार्केट में कुछ भी प्राइस है, ठीक है। मिनिमम सेलिंग प्राइस तो इतना ही होना चाहिए। जैसे जो फोन है, ठीक है, उनको बोल दिया जाता है ना कि 10,000 तो मिनिमम आपको लेना है, इससे नीचे में आपको कंज्यूमर को नहीं बेचना है, इससे नीचे में अपना माल नहीं बेचना है, ठीक है। तो ये बोला जाता है, इसको कहते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। फिर होता है एवरीडे लो प्राइसिंग। नाम से पता चल रहा है एवरीडे लो प्राइसिंग, यानी कि हर दिन प्राइस जो है वो लो हो रहा है। प्राइस लो क्यों हो रहा है? जैसे जैसे डिमांड सप्लाई चेंज हो रही है, ठीक है। मोस्टली होता है पेरिशेबल गुड्स के साथ। वेजिटेबल दिन में क्या होती है, मॉर्निंग में चीप होती है, ठीक है, इवनिंग में थोड़ी ज्यादा हाईयर हो जाती है, रेनी डे में और ज्यादा हाई हो जाती है, और हर दिन इसका प्राइस जो है वो बदलता रहता है। एंड इट इज मोस्टली विद द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। जो पेरिशेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। फिर होता है टीम प्राइसिंग। टीम प्राइसिंग या प्रोडक्ट बंडलिंग, नाम से पता चल रहा है जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट को बंडल में बेच रहे हो, जैसे जो मैकडोनल्ड्स में या केएफसी में आते नहीं है, कॉम्बो आते हैं बर्गर के और कोक के, ठीक है, फ्राइज के कॉम्बो आते हैं, ठीक है। अब अगर आप अलग अलग लोगे तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, बट आप कॉम्बो में ले लोगे तो आपको वही 200-300 तक का पड़ेगा, ठीक है, कॉम्बो। तो ये होता है टीम प्राइसिंग, इसको कहते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा जितना भी टॉपिक था वो कवर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन, रीब्रीफ कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। हमने कितने टाइप के प्राइस पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा प्राइस का मीनिंग पढ़ा हमने, ठीक है, कि प्राइस का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एंड विलियम जे स्टैंटन। प्राइस का मीनिंग पढ़ा। फिर हमने पढ़े प्राइस के कुछ टाइप्स। सबसे पहला पढ़ा डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में हमने क्या पढ़ा कि वो प्राइसिंग होती है अगर कंज्यूमर कस्टमर की डिमांड हाई हो गई तो प्राइस भी कितना होगा, हाई होगा, एंड वाइसा वर्सा, ठीक है, वाइसा वर्सा, ठीक है। इसके अंदर हमने कितने टाइप के पढ़े? इसके अंदर हमने पढ़े परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग पढ़ा, ठीक है, जो कि कंज्यूमर की परसेप्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग पढ़ा, ठीक है, कि कंज्यूमर का जो डिफरेंट प्राइसेस आर डिफरेंट टू डिफरेंट कंज्यूमर, डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर, ठीक है। फिर हमने साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसमें भी पढ़ा था, जिसमें कि जैसे कोई भी चीज 100 की है तो 100 की ना देके 99 की दे रहे हैं, या 1000 की है तो उसको हम 999 में दे रहे हैं, ठीक है। और भी आप इसमें जो भी टाइप्स हमने पढ़े वो लिख लेना, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग,
जो कि मेनली किस पे डिपेंड रहता है, जो कि मेनली डिपेंड है, जिसमें हमने कॉस्ट पे प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमने 3 तरीके का पढ़ा, टारगेट रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि फिक्स्ड प्रॉफिट आ जाए, मार्कअप प्राइसिंग, और ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, और ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, टारगेट रिटर्न, मार्कअप प्राइसिंग कि जिसमें फिक्स्ड परसेंटेज वापस आ जाए, और ब्रेक इवन प्राइस, नो लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा आज, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, जो कि डिपेंड रहती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है अपने एग्जाम में। ठीक है, इसमें हमने गोइंग रेट प्राइस पढ़ा, और सील्ड बिड प्राइसिंग पढ़ा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा इसमें, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जिसमें हमने सबसे पहले वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में परसीव्ड वैल्यू पढ़ा। ठीक है, एवरीडे लो प्राइसिंग पढ़ा। पढ़े तो बहुत सारे, बट आप इसमें से कुछ 4 लिख देना। ठीक है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा, टीम प्राइसिंग पढ़ा, या प्रोडक्ट बंडलिंग पढ़ा। ठीक है, ये सब आप अपने ऐसे इस तरीके से आप दिखाओगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना इसको। ठीक है, ये सब हमने थोड़ा, मैंने ब्रीफ कर दिया कि हमने कितने कितने टाइप की प्राइसिंग पढ़े और क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा हम देखते हैं आंसर राइटिंग का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इस आंसर में आप क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले ये 2025 का ही है, पिछले साल का ही। तो इसमें पूछा है कि ऐसे 4 गुड्स को लिस्ट करो, लिस्ट एनी 4 गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स। यानी ऐसे 4 गुड्स, कोई भी एग्जाम्पल देके कोई भी 4 गुड्स बताओ। ठीक है, इलस्ट्रेट ईच विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने बताया था आपको आंसर में क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, एग्जाम्पल देना है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लिस्ट एनी 4 गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स, यानी ऐसे 4 गुड्स बताओ जिसके बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। पहले आप क्या बताओगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, वही बताया हुआ इसमें कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है, वो बता दिया। इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें सेलर अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। ये सब इसमें बता दिया इंट्रोडक्शन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। फिर आप अपने कंटेंट पे आओगे, 4 गुड्स को मेंशन किया। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो चार्ज करती है डिफरेंट रेट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूजर। ठीक है, फिर आप इसको लिस्ट करोगे, ऐसे ए पार्ट बना दिया। ठीक है, आप इसको लिस्ट करोगे कि ए पार्ट है ये। ठीक है, फिर ये बी पार्ट है, फिर ये सी पार्ट है। ठीक है, फिर एग्जांपल दे दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो अलग अलग रेट पे चार्ज करती है डिपेंडिंग कि किस टाइप का यूजर है। अगर डोमेस्टिक हाउस होल्ड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोअर रेट पे देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी कंजम्पशन बेसिक नीड्स है। कमर्शियल शॉप्स हैं तो मॉडरेट रेट पे, बट अगर इंडस्ट्रीज है उनको हाई रेट पे देंगे। क्यों, क्योंकि वो हैवी मशीनरी यूज करती है, तो उस हिसाब की इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगी जो कि हाई आती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक यूजर में पे 5 पर यूनिट, वाइल फैक्ट्री में पे 8 to 10। तो थोड़ा एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है।
तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देना है, और साथ ही साथ जैसे अगर आप ब्लू पेन से लिखते हो, ऐसे इतना टाइम अगर नहीं मिलता तो आप जिस पेन से लिख रहे हो ना उसी से ही आप उसको हाईलाइट अंडरलाइन करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट रेट, ठीक है, या डोमेस्टिक हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बॉक्स में कर दो, बॉक्स में कर दो, ठीक है। और मॉडरेट रेट को अंडरलाइन कर दो, लोअर रेट को अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ताकि टीचर जल्दी जल्दी आपकी कॉपी पढ़े, ठीक है, अच्छी तरीके से। आंसर यही होता है आंसर लिखने का फॉर्मेट। फिर आपने नेक्स्ट 4 गुड्स बताए थे, पहला गुड एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है रेलवे टिकट्स या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, कि डिस्टेंस सेम होता है, इसमें थोड़ा कट गया है, ठीक है, मैं बता देती हूँ कि डिस्टेंस सेम होता है, बट जो प्राइस है वो वेरी करता है कि कौन से लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ कि कस्टमर डिमांड कितनी है, ठीक है, कंफर्ट, इकोनॉमी लेवल, ठीक है, होता है ना बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, ये सब जो होती है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वो सब बता दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है, फिर सिनेमा एंटरटेनमेंट सर्विसेज, चार तीसरा गुड बता रहे हो, ठीक है, ये मूवी थिएटर के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं बेस्ड ऑन सीट पोजीशन। फिर आपने मेडिसिन हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, चौथा गुड्स बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूड करोगे कि ये 4 गुड से हमें ये पता चलता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट फॉर्म, इमेज और लोकेशन, टाइम। आपको ऐसे कंक्लूजन देना है कि पूरे आंसर में जो आपने लिखा उसका एक सार क्या है, ठीक है, उसका एक कंक्लूजन क्या है। तो इस हिसाब से आप अपने आंसर को लिखोगे। तो विद दिस हमने आज का जो प्राइस चैप्टर था वो पूरा प्राइस चैप्टर खत्म कर दिया, इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। जो हमने PYQs थे पिछले साल के और उससे पिछले साल के वो भी डिस्कस करवा दिए, जितना भी जो टॉपिक बच गया था वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो या कुछ हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख देना, डाउट्स लिख देना, और हम जरूर इसको सॉल्व करेंगे। तो विद दिस थैंक यू, बाय बाय, टेक